वेलकम वंस अगेन थियोरी ऑफ प्रोडक्शन के इस क्लास में। उम्मीद है आपको फर्स्ट जो सेशन था हमारा उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन, जिसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। उसके बाद हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करेंगे, फिर हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करेंगे। मतलब मोर ओवर जितने भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं आई ट्राई कि हम इस लेक्चर वीडियोज़ में कवर अप करें। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आ जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। जहाँ तक प्रोडक्शन फंक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, सिंपल से समझिएगा। देखो, प्रोडक्शन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है हमारा इनपुट और एक होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, अब ये दो चीज़ों हैं जिनके बेसिस पे प्रोडक्शन किया जाता है, जिनके लिए या जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, याद रख लीजिएगा, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट का, कि कितना इनपुट लगाएं तो कितना आउटपुट मिलेगा, या फिर इतने आउटपुट को पाने के लिए हमारे को कितना इनपुट लगाना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को जो चीज़ प्रेजेंट करती है, इस रिलेशनशिप को जो चीज़ क्लियर करती है, डिपिक्ट करती है, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक बात तो आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज समवेयर एंड समहाउ क्या हैं, स्कार्स हैं। ठीक है, हमारे नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जिन आउटपुट्स की ज़रूरत होती है, तो हमारे नीड एंड वांट क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, अब उन नीड एंड वांट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे को आउटपुट की ज़रूरत है। तो अगर इनपुट भी लिमिटेड है तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में, किसमें, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टेक्निकल रिलेशन है, मैं इसमें और भी ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूं, जो टेक्निकल रिलेशन है उससे ही कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे इक्वेशन दिख रहा है, यही इक्वेशन आपके लिए प्रोडक्शन फंक्शन है, जहाँ पे Q रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस आउटपुट को, F रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शनल रिलेशनशिप को, और जो A है, B है, C है, D है या टिल द N है, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट को। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट का जो फंक्शनल रिलेशन है उसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप अपना फर्स्ट पैरा अगर पढ़ते हो तो आपको देखो क्लियर हो जाता है दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स scarce resources, that is its inputs, and the output that results from the use of these resources. More specifically, it states technological relationship between inputs and outputs. The production function can be algebraically present or expressed in the form of an equation in which the output is the dependent variable. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे जो आउटपुट होता है क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या, ऐसा कोई वैल्यू, ऐसी कोई चीज़ जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड है अपने वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हमारा आउटपुट कंप्लीटली किस पे डिपेंड होना चाहिए, इनपुट पे। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट क्या है, इंडिपेंडेंट, और आउटपुट क्या है, डिपेंडेंट। हमारे को कितना आउटपुट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, सब कौन तय करेगा, तो हमारा इनपुट का लेवल ही तय करेगा, जिस इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप आगे चल लेते हैं। अजम्पशन की बात हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक जनाब हैं जिनका नाम है पॉल ए साइमल्सन। ठीक है, उनके वर्ड्स में देखिए किस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन किया गया है। कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन वो रिश्ता है किसके बीच में, बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट। मतलब हमारे को मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए कितने इनपुट की ज़रूरत है, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोडक्शन फंक्शन कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कहता है दैट इट इज़ डिफाइंड फॉर द गिवन टेक्नोलॉजी दैट इज़ द मैक्सिमम amount of output can be produced with the given quantities of inputs under a given state of technical knowledge. ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आया है तो इस लाइन का सीधा सिंपल सा ट्रांसलेशन है दैट state of technology will assume to be unchanged। मतलब अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को अनचेंज मान लेते हो, मतलब अगर टेक्नोलॉजी को आप कांस्टेंट मानो, तो मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए हमें
कितने इनपुट की ज़रूरत है, इसी रिश्ते को जो चीज़ प्रेजेंट करती है उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन एज पर पॉल ए साइमल्सन। चलिए नेक्स्ट हम एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे नीचे एक और सिंपल भाषा में आपके लिए डिफाइन किया गया है दैट इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट्स दैट रिक्वायर्ड टू यील्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। बात सिंपल सी है, एक ही चीज़ को दूसरे फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है बट एक सेंस ऐड करके। ठीक है, देखो भाई हम इंसान हैं और इकोनॉमिक्स के नॉलेज के साथ आगे चल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमारा जो इनपुट है वो कम से कम लगे, मतलब मिनिमम लगे, और जो हमारे को आउटपुट मिले वो क्या मिले, मैक्सिमम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। विच मीन्स यहाँ पे इसी लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है दैट कि मिनिमम क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट को लगा के हमारे को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ आउटपुट मिले, इसी को क्या कहा गया है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर किया गया है। क्लियर क्या? तो या तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट को पाने के लिए लेवल ऑफ इनपुट, या फिर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ आउटपुट को पाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट, कुछ भी कहो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट हाँ, इनपुट और आउटपुट के बीच का एक टेक्निकल रिलेशन, एक रिलेशन जो बताता है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा गया है। इसमें अजम्पशन है टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, दैट्स इट। चलिए अब समझिएगा प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स की। ठीक है, थोड़ा सा हमें इस केस में ब्लैंक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन की तरफ। ठीक है, देखो भाई, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप की बात करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप हो जाते हैं, दो टाइप हो जाते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकेंड इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब सवाल है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। कहानी में थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और चलते हैं एक दूसरी कहानी को समझने के लिए। देखिए, हमने अभी जाना था फर्स्ट सेशन में दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं इन जनरल। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैं मानता हूँ, आप भी मानिए, ये गलत नहीं है, ये सही है। बट प्रोडक्शन फंक्शन के कैटेगरी में जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस चश्मे से नहीं देखेंगे। हमारे लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कितने होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे लिए कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए अब यहाँ पे, तो हमारे लिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो है फिक्स फैक्टर एंड सेकेंड इज वेरिएबल फैक्टर। देखो भाई, नाम से ही क्लियर होता है, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आमतौर पे उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता है जो कि शॉर्ट नोटिस पे चेंज नहीं किए जा सकते हैं। क्या नहीं किए जा सकते हैं, शॉर्ट नोटिस पे चेंज नहीं किए जा सकते हैं। बट वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज ऑन शॉर्ट नोटिस। नाम में ही क्या है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो जो फिक्स रहेगा वो कौन होगा, फिक्स फैक्टर, और जो वेरिएबल होगा वो कौन रहेगा, वेरिएबल फैक्टर। बट अब ऐसे तो आंसर नहीं देंगे ना, आपको तो आंसर एक टेक्निकल लैंग्वेज में देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन फंक्शन के रेफरेंस में कितने हो गए, टाइम के बेसिस पे, वो हैं 2। फर्स्ट इज फिक्स फैक्टर एंड सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर जो कि शॉर्ट नोटिस पे चेंज हो सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर जो कि शॉर्ट नोटिस पे चेंज नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आइए एग्जाम्पल समझते हैं। फिक्स फैक्टर को आप क्या कह सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आप फिक्स फैक्टर को किस तरीके से समझा भी सकते हैं। ठीक है, देखो भाई समझना, मान लेते हैं आप एक शू मैन्युफैक्चरर हैं। क्या है, आप एक शू मैन्युफैक्चरर हैं, आप जूता बनाते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके जूते बहुत अच्छे हैं और कहीं से, किसी विदेश से, किसी अदर कंट्री से कोई जो शू का सेलर है उसने आपको ऑर्डर दिया। ठीक है, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी, माइंड दैट आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है एक महीने में, वो सपोज दैट 1 लाख पेयर ऑफ शूज़ की है। कितने की है, 1 लाख पेयर ऑफ शूज़ की। चलिए ठीक है, अच्छी बात है।
वो जो कंपनी है उस कंपनी ने कहा कि भाई साहब आप हमारे को एक महीने में 1.2 लाख पेयर ऑफ शूज़ दीजिए। क्या कीजिए? 1.2 लाख मतलब 1,20,000 जोड़ी जूते आप हमारे को प्रोड्यूस करके दीजिए, हमारे को ज़रूरत है। ठीक है, अब आप सोचो कि जहाँ पे आप एक महीने में किसी अदर सेगमेंट्स के लिए प्रोड्यूस करते हो, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एक पूरी की पूरी कंपनी के लिए, एक ब्रांड के लिए आपको अपना पूरा महीने का कैपेसिटी अलग से तैयार करना है। ठीक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले महीने भी लेगा, अगले साल भी लेगा, उसके अगले साल भी लेगा। मे भी मान लेते हैं ये एक टाइम का आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो अब आपको तो प्रोड्यूस करना है। तो आप बताइए, क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर सकते हो? क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे इस जूते के ऑर्डर को पूरा करना है तो क्या आप एक नई फैक्ट्री खोलने जाओगे? क्या आप एक नई मशीन लेने जाओगे? क्या मुझे तो लगता है कि अगर आप नई फैक्ट्री ओपन करो, नई मशीन लो, नई ज़मीन खरीदो, ठीक है, उसमें ही वक्त लग जाएगा उसके सेटअप में। आप प्रोड्यूस क्या करोगे और आप कब उसके ऑर्डर या कब उस टेंडर को पूरा करोगे? ठीक है, आप कर क्या सकते हो? सोल्यूशन क्या है? देखो भाई, जहाँ पे मशीन में भी 8 घंटे चलती थी, आज उस मशीन को डुअल शिफ्ट में बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे केयर करके आप 16 आवर्स चलाओगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके फैक्ट्री में पहले 10,000 लेबर काम करते थे, अब आपके यहाँ कितने लेबर काम कर रहे हैं? तो आपने अपने लेबर को डबल कर लिया। कितना कर लिया? 20,000। बाकी भैया ज़मीन आपकी वही है, फैक्ट्री का सेटअप आपका वही है। अब जहाँ पे आपके यहाँ रॉ मटेरियल्स लेदर होंगे, तो सपोज़ दैट 1 करोड़ मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स का इस्तेमाल होता था, आज सपोज़ दैट 2 करोड़ या 3 करोड़ मीटर्स का इस्तेमाल होगा। मतलब आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो जो कि आपके कैपेसिटी में होगा, और कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रख लीजिएगा, इस टेंडर को पूरा करने के लिए जिस चीज़ को आप बदल पाए वो क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर। जिस चीज़ को बदल नहीं पाए वो क्या हो गया? फिक्स फैक्टर। किसको नहीं बदल पाया? फैक्ट्री सेटअप को, मशीन को, लैंड को आप नहीं बदल पाए। किसको बदल पाए आप? तो आप बदल पाए लेबर की क्वांटिटी को, आप बदल पाए रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को। तो रॉ मटेरियल लेबर क्या हो गया आपके लिए? वेरिएबल फैक्टर। और मशीन, फैक्ट्री सेटअप, ये ज़मीन क्या होगी? लैंड क्या होगी आपके लिए? फिक्स फैक्टर। सिंपल, यही था आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब हम वापस से आते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ। समझिएगा, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन क्या है समझिए। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन का वो टाइम फेज़ है, माइंड दैट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन का वो टाइम फेज़ है जिस टाइम फेज़ में आप अपने प्रोडक्शन को इनक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो। शॉर्ट रन में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें फिक्स फैक्टर को आप हाथ नहीं लगाओगे। आप वेरिएबल फैक्टर के बेसिस पे, ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। या फिर अगर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करूँ तो ये भी कह सकता हूँ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन का एक ऐसा टाइम फेज़ है जिस टाइम फेज़ में आमतौर पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स फैक्टर एंड सेकेंड इज़ वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए? 2 हुए। पहला कौन सा? फिक्स। दूसरा कौन सा? वेरिएबल। जिसको बदल पाए वेरिएबल, जिसको ना बदल पाए वो फिक्स। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन का एक ऐसा टाइम फेज़ है, याद रख लीजिएगा। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन का एक ऐसा टाइम फेज़ है जिस टाइम फेज़ में हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हम सारे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नेचर क्या हो जाता है? वेरिएबल। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग रन में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 1। कौन सा? वेरिएबल। क्योंकि हमारे पास लंबा वक्त है, हम हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर हमारे पास 5 साल 10 साल, जो भी मैं टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहा, अगर आपके पास अच्छा वक्त है तो आप आराम से ज़मीन खरीद लो,
फैक्ट्री सेटअप कर लो, उस पर नई मशीन्स खरीद लो, पूरी टेक्नोलॉजी बदल दो, आपके हाथ में जो है आप वो सब कर सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, कम समय है, तो आप कुछ चीज़ को बदल पाओगे तो कुछ चीज़ को आप नहीं बदल पाओगे। तो यही है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट इज शॉर्ट रन एंड सेकेंड इज लॉन्ग रन। सबसे पहले आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, और लॉन्ग रन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब जहाँ तक बात आती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के रेफरेंस में, तो यहाँ पे मैं इसी से रेलेवेंट कुछ बातें और बता देता हूँ। देखो भाई, मैंने क्या कहा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन में आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। लॉन्ग रन में भी आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाके याद रख लीजिएगा, आगे जाके आपको शॉर्ट रन का भी लॉ पढ़ाया जाएगा और आपको लॉन्ग रन का भी एक लॉ पढ़ाया जाएगा। शॉर्ट रन के लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या? रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एफ को थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा, बोल्ड कर रहा। ठीक है, और पहला वाला नाम क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो शॉर्ट रन के लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन जो लॉन्ग रन का लॉ है उसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल। क्या है? रिटर्न्स टू स्केल। समझ लीजिए, नाम क्या है इसका? रिटर्न्स टू स्केल। अब सवाल है कि क्यों ऐसा नाम है? लॉ तो बाद में जाएंगे ना, सबसे पहले देखते हैं ऐसा नाम ही क्यों है, क्योंकि आप नाम पे ही नहीं जाते। ठीक है, कभी शेक्सपियर ने कह दिया नाम में क्या रखा है, तो ऐसा नहीं होता भैया, नाम में तो रखता है चीज़। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो शॉर्ट रन में आपके पास दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है आपके सामने वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट टर्म में आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज किसके बेसिस पे कर सकते हो? वेरिएबल के बेसिस पे। पूरा गेम कौन खेलता है? वेरिएबल खेलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लॉ का क्या नाम रखा गया है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आप वेरिएबल फैक्टर को ऊपर नीचे करके उसके परसेंटेज को चेंज वेंज करके आप अपने यहाँ प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट रन। अब देखो यहाँ पे दूसरा नाम क्या? रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को ऊपर नीचे तो किया जाएगा, और वो भी फैक्टर, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरा का पूरा गेम खेलेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? रिटर्न्स टू फैक्टर। अब सवाल है स्केल। देखो भाई, स्केल का यहाँ पर रिश्ता होता है कैपेसिटी से। कहते हैं ना कि स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कितना स्केलेबल है, मतलब बिजनेस कितना एक्सपैंडेबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास लंबा वक्त है, देखोगे जैसे कोई फैक्ट्री छोटी होती है, वक्त बीतता है, तो फिर माइक्रो से मीडियम, मीडियम से फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा लार्ज स्केल बनते जाती है, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, बड़ा 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 बहुत ज़्यादा बड़ा बनते जाती है। ठीक है, जितना ही ये ऊपर जाएगी उतना ही इसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बड़ी होती जाएगी। पहले एक फैक्ट्री था, अब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। अब देखो, कैपेसिटी तभी बढ़ेगी, प्रोडक्शन करने की क्षमता आपकी तभी बढ़ेगी जब आप अपने इंटायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाओ। ठीक है, आप एक ही मशीन पे 10 लेबर लगा दोगे तो क्या आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? क्या नहीं, आपको 10 मशीन पे 10-10 लेबर लगाने पड़ेंगे, 10-10 फैक्ट्रीज ओपन करनी पड़ेंगी, 10-10 ज़मीनें खरीदनी पड़ेंगी, तब जाके आपका क्या बढ़ेगा? कैपेसिटी बढ़ेगा। तब जाके आप ये कह सकते हो कि आपके बिजनेस का स्केल बढ़ा हुआ है, आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी पे पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या है? रिटर्न्स टू स्केल। तो इसलिए लॉन्ग रन में प्रोडक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज का जो फैक्टर है ना, वो आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, वो आपके स्केल पे डिपेंड करता है। लेकिन शॉर्ट रन में ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
आप अंत में जाके ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि सर स्केल भी तो फैक्टर को ही चेंज करके होता है ना, तो डोंट वरी, मैं लास्ट में कहूँगा कि शॉर्ट मिलाते जाओ और लॉन्ग बनाते जाओ। जब आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का एक मिक्स अप्रोच पढ़ोगे तो आपकी बात सही है, बट ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि लॉन्ग रन में आमतौर पे कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, बट शॉर्ट रन में फैक्टर्स को चेंज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज या वैरी किया जाए। तो ये फंडा है। तो चलिए अब वापस आते हैं हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स पे। उम्मीद है आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अच्छे समझ में आया होगा। देखिए भाई, यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का पूरा फंडा दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिए एक पॉइंट, इस पॉइंट पे हम आए हैं तो पॉइंट मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। बाकी अगर आपको लाइन टू लाइन रीड करना है तो रीड कर लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, समझा भी है और बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है। जब मैं क्लास में पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से कि भैया बताइए, खड़े होइए, जो भी है बैठ के बताइए, शॉर्ट रन कितना शॉर्ट होता है, लॉन्ग रन कितना लॉन्ग रन होता है। बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं सर 1 साल शॉर्ट रन और 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग रन। अगर ये सवाल आपके दिमाग में है, सॉरी ये जवाब आपके दिमाग में है, तो आपसे दिली दरख्वास्त है कि कृपया करके अपने दिमाग को खोलिए और इस जवाब को निकाल के कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। बहुत बार टीचर अगर फ्रस्ट्रेट हो जाते तो भाई बता दे, लो भैया तुम्हारा 1 साल ये हो गया, 1 साल ज़्यादा ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ शॉर्ट इज़ शॉर्ट रन एंड हाउ लॉन्ग इज़ लॉन्ग रन, तो आप कहोगे इट डिपेंड्स। एग्जैक्टली, आप क्या कहोगे? इट डिपेंड्स, बिकॉज देयर इज नो एनी कंफर्मेशन अबाउट दैट हाउ शॉर्ट इज शॉर्ट रन एंड हाउ लॉन्ग इज लॉन्ग रन। एग्जाम्पल देखो ज़रा, ध्यान से समझो ज़रा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक छोटा सा बिजनेस वाला है, जनरल स्टोर की दुकान है बंदे की। किसकी दुकान है? जनरल स्टोर की दुकान है, अच्छी बात है। और एक तरफ बिग बाज़ार वाले भैया जिनकी बहुत बड़ी सी दुकान, ठीक है, जिनको अंबानी जी ने क्या किया है, ख़रीद लिया है, ठीक है, जिनके खिलाफ अमेज़न भैया जा रहे हैं। पता नहीं उसका ज़्यादा केस मुझे डिटेल में, बट हाँ ऐसा सीन है। अब सोचो बेचारे को अपने यहाँ वाइट वॉश करवाने के लिए भी 1 साल का वेट करना पड़ता है। दिवाली के टाइम पर आता है बेचारे, सफ़ेदी करवाता है ये, ठीक है। अब अगर इसको कोई कह दे कि भैया तुम अपनी दुकान बढ़ा लो दूसरी, ये सोच में लग जाएगा भैया ख़रीदूँ या रेंट पे लूँ, ठीक है, लेबर भी हायर करूँगा, बिजली बत्ती करवानी पड़ेगी, बेचारे के पास पंगा है, ठीक है। इसको एक नया दुकान बनाते बनाते कहीं ना कहीं वक्त लग जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब बिग बाज़ार वाले भैया की बात करो, अगर इनको कोई आइडिया दे दे भैया वहाँ पे तो बहुत स्कोप है ना, चलो 1 महीने में खुल गया बिग बाज़ार, पूरा का पूरा सेटअप हो गया। सोचो इसको साल से भी ज़्यादा लग गया और ये 1 महीने में भी कर गया काम। तो आप बताइए, एक ही काम था ना, एक्सपेंशन था ना, एक कर पा रहा नहीं कर पा रहा, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस कैपेसिटी की है। मे बी आपके लिए शॉर्ट रन 1 साल हो सकता है, मेरे लिए शॉर्ट रन 1 दिन हो सकता है, आपके लिए लॉन्ग रन 5 साल हो सकता है, मेरे लिए लॉन्ग रन 25 साल हो सकता है। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस की कैपेसिटी टू कैपेसिटी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का नेचर, प्रोडक्ट के नेचर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। यू कांट से ओपनली कि भाई इतना टाइम, इतना डेज, इतना ईयर, इतना मंथ शॉर्ट रन है, या इतना डेज, इतना मंथ, इतना ईयर या लॉन्ग रन है। नॉट एट ऑल, आप नहीं कह सकते हो। ये फॉर्म पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे वैरी करता है, वक्त कोई भी फिक्स नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दैट्स इट, मुझे ये बताना था और इस कंटेंट में इतना ही है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। अब एक छोटे से पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बार सवाल इससे पूछ दिया गया है और एक क्वेश्चन आता है, वो भी रेशियो बेस पे आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं, थियरी पे आते हैं, ठीक है। एक साहब है, एक नहीं बेसिकली 2 साहब है, एक कॉब भैया है और एक डगलस जी हैं, ठीक है। इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया। देखो बेसिकली सवाल था, इन्होंने ये देखा, प्रॉब्लम की जो बेस है ना, जो रूट है, आप उसको समझिए। इन्होंने ये देखा कि भाई अगर एक प्रोड्यूसर है तो उसके पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने चुना, एक चुना लेबर और एक चुना उन्होंने कैपिटल। अब बहुत बार इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो कभी कितना भी लेबर रख ले रहे, कभी कितना भी कैपिटल रख ले रहे।
ठीक है। मतलब एक जो कहते हैं ना फिक्स नहीं है कि कितना लेबर कितना कैपिटल, इसके कारण बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको नुकसान हो जा रहा था। क्योंकि अगर मान लेते हैं आपसे कहा जाता है कि आप चाय बनाइए, तो आप पूछते हो ना कितना दूध या कितना पानी, अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, 1 गिलास दूध में हाफ ग्लास वाटर या फिर हाफ ग्लास मिल्क में 1 गिलास वाटर, जो भी आप डालो, ठीक है। आपको बताया जाता है कि क्या रेशियो है, एक स्टैंडर्ड रेशियो क्या है आपको बेस्ट आउटपुट अगर पाना है तो। अगर दूध ज़्यादा डाल दोगे तो भी पंगा है, अगर पानी ज़्यादा डाल दोगे तो भी पंगा है, चाय पत्ती ज़्यादा डाल दोगे तो भी दिक्कत, कम डाल दोगे तो भी दिक्कत। मतलब हर चीज़ का एक रेशियो होता है यार, हर चीज़ का एक प्रपोर्शन होता है, आप यूँ भी नहीं कुछ कर सकते। तो पहले लोग ऐसे ही करते थे। तो जब कॉब और डगलस भैया जी ने देखा इन चीज़ों को, तो इस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका उन्होंने खोजा और खूब एक्सपेरिमेंट करा। और उस एक्सपेरिमेंट में मैं डायरेक्टली कंक्लूज़न पे पहुंच जा रहा, फिर वापस जाऊंगा। और उस कंक्लूज़न में उनको समझ में आया कि एक हिस्सा कैपिटल का और 3 हिस्सा लेबर का अगर आप लगाओगे तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेस्ट आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे इन्होंने भी कंक्लूजन में कह दिया है, ठीक है। क्या कहते हैं भाई साहब? द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस famous statistical study is that labor contributed about 3/4 and capital about 1/4 of the increase in manufacturing production. Although Cobb-Douglas production function suffers from many shortcomings, it is extremely used in economics as an approximation. ये वाला पॉइंट बहुत लोग छोड़ देते हैं। देखो भैया, ये एक अप्रॉक्सीमेशन की बात है, अंदाज़ा लगाने वाली बात है कि हाँ जी इतना रखोगे तो लगभग अच्छा चलेगा चीज़, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो भाई वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं, हर चीज़ में चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। बहुत बार इस फॉर्म का अलग अलग चेहरा आपको नज़र आएगा, बट चीज़ें लगभग सेम होती हैं, ठीक है। क्यों? जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्वांटिटी भैया हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपको L दिख रहा है वो लेबर भैया हैं, और जो K दिख रहा है ना वो कैपिटल भैया है, ठीक है। तो Q इज़ इक्वल टू K इंटू L, ठीक है। तो K कौन सा? कैपिटल है। सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपका L क्या है? तो L आपका लेबर है, सॉरी। C आपका कैपिटल है, क्योंकि मैं इस फेस को नहीं देख पा रहा था, ठीक है। C आपका कैपिटल है, और K याद रख लीजिएगा, K और A आपका पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट। याद रख लीजिएगा, 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं आपके 2 टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? एक होते हैं कांस्टेंट्स और एक होते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। आमतौर पे ये फिक्सिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? फिक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका कैपिटल इन नेचर क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और लेबर का भी कुछ क्वांटिटी क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे आप ये देखो कि अगर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में वर्कर आए या ना आए, भैया मैनेजर तो आएगा ही आएगा, काम हो या ना हो। वो जो वॉचमैन है वो आएगा ही आएगा, जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए कैपिटल का भी जो कुछ पोर्शन होता है फिक्स होता है और लेबर का भी कुछ फिक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज़ के तौर पे आपके सामने रखा गया है। तो Q इज़ इक्वल टू K इंटू L अपॉन C इंटू C अपॉन 1 माइनस A। ये पूरा फंडा है। Q आपकी क्वांटिटी है, K आपका पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, L आपका लेबर है, A आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है और C आपका कैपिटल है। और इनका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है लेबर और कैपिटल का? अगर लेबर इज टू कैपिटल करते हो तो 3:1 और कैपिटल इज टू लेबर करते हो तो 1:3। बस लेबर का 1 हिस्सा और कैपिटल का लेबर का 3 हिस्सा और कैपिटल का 1 हिस्सा। ये रेशियो आपको याद रखना है अपने पूरे के पूरे फंडे में, ठीक है। चलो भैया, ये बात हो गया आपका कॉब डगलस का। अब फाइनली आ जाते हैं लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन पे। लेकिन लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझ लेना थोड़ा चाहिए, ठीक है। देखो भाई, बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। देखो भाई, टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने कितने हैं? 3 हैं। क्या हैं? 3 हैं। फर्स्ट इज TP, second is
MP, sorry, first is TP, second is AP and third is MP। समझिएगा, ठीक है। देखो भाई, तो कुछ चीज़ें बताता हूँ, उन चीज़ों पे आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं तो सुन नहीं पाऊँगा, बट हाँ, जो मैं जवाब दूँगा उसको अपने जवाब से मैच कीजिएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं 10 लेबर, क्या 10 लेबर और 10 kg रॉ मटेरियल, ये दो चीज़ें आपके पास हैं। 10 लेबर्स, 10 लोग हैं, ठीक है। बेसिकली लेबरर्स हम कहें उसको तो ज़्यादा सही है, बट एक लैंग्वेज है तो फिर वो चीज़ बनी रहती है, ठीक है। और 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों की मदद से, याद रख लीजिएगा, इन दोनों की मदद से इस इंटायर इनपुट, याद रख लीजिएगा, इस इंटायर इनपुट के इस्तेमाल से जो आपको आउटपुट मिला है वो है 100 यूनिट्स। क्या है? 100 यूनिट्स। बताइए 100 यूनिट्स क्या है? ये 100 यूनिट्स एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा टीपी। क्या माना जाएगा? ये 100 यूनिट टीपी माना जाएगा। समझ में आया है आपको? चलिए, अच्छी बात है। अब आपसे कोई पूछे कि ठीक है, 10 लेबर से, क्या 10 लेबर से 100 यूनिट, 10 लेबर से 100 यूनिट, तो एक लेबर से कितना यूनिट? ठीक है, 10 लेबर ने मिला के, मैं बस लेबर की ही बात कर रहा, 10 लेबर को मिला के आपके सामने 100 यूनिट्स आए, तो एक लेबर से कितने यूनिट्स आए? तो आप कह दोगे झट से, सर 10 यूनिट्स। कितने आ गए आपके सामने? 10 यूनिट्स। तो अब सिंपल सा जवाब है कि अगर आप इस 10 यूनिट्स की बात करते हो, किसकी बात करते हो? 10 यूनिट्स की बात करते हो, तो ये 10 यूनिट्स एक्चुअली आपके लिए क्या है? एपी है। क्या है ये? एपी है, जिसे हम एवरेज प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। टीपी कहता है जब आप अपने इंटायर इनपुट को लगाओगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो टीपी, और एपी कहता है कि पर यूनिट इनपुट आपको जो आउटपुट मिलता है, पर यूनिट इनपुट जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या हो गया? एपी हो गया, दैट्स कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा गेम चेंज होता है। कहते हैं कि 10 लेबर से आपको 100 यूनिट मिला, और क्या 10 लेबर से आपको 100 यूनिट मिला, और जब आपने 11 लेबर, सॉरी, जब आपने 11 लेबर लगाए, इस बार कितना लेबर लगाया? 11 लेबर लगाया, तो अब आपको मिलता है सपोज दैट 120 यूनिट। कितना? 120 यूनिट। तो आपसे सवाल एकदम सीधा है कि 11th लेबर, 11वें लेबर से आपको कितना मिला, ये जवाब दीजिए। मैं 11 लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं 11th लेबर जो आपने नया वाला जोड़ा, उसके कारण आपके आउटपुट में कितना चेंज हुआ, ये बताइए। तो सर चेंज तो 20 यूनिट हुआ। बच्चा, यही 20 यूनिट आपके लिए क्या मान लिया जाएगा? MP, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या मान लिया जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बात एकदम सीधी सीधी है। इंटायर इनपुट से जो आउटपुट मिले वो टीपी, पर यूनिट इनपुट से जो आउटपुट मिले वो एपी, और अगर हमने इनपुट का 1 यूनिट चेंज किया है, अगर हमने इनपुट में 1 यूनिट चेंज किया है, तो हमारे आउटपुट में कितना चेंज आया है, हाउ मच, ये कौन है? तो ये MPG हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पीछे। ठीक है, इनके थोड़ा सा हम जानते हैं फॉर्मूले कि हम इनको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई, टीपी का सीधा सा फॉर्मूला है, एक मिनट,
आपको लेके ही आ जाते हैं। देखो पहले पढ़ लो आप क्या कहता है टीपी के बारे में। टोटल प्रोडक्ट is the total output resulting from the efforts to all the factors of production combined together at any time. All means all includes fixed along with variable also. ठीक है। If the inputs of all but one factor are held constant, the total product will vary with the quantity used of the variable factor. ठीक है। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आए समझा दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है। अब देखो भैया AP साहब आए हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज़ अ टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मतलब एक एक्स्ट्रा लगाओगे, जो एक्स्ट्रा लगाओगे पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर है, तो पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर मतलब अगर आपके पास 10 लेबर थे तो आपको 100 मिला था, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि एक लेबर से कितना मिला, तो पर यूनिट आपका वेरिएबल फैक्टर कितना आया, तो वो आपका AP है। MP क्या कहता है कि अगर आपने अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर देखा, हमने लेबर बढ़ाए थे, पहले 10 था फिर हमने 11 कर लिया था, तो 11वें से आपको कितना मिला, एडिशन। टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा, इसी को क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखो भाई AP MP का फॉर्मूला दिया हुआ है। AP का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बेसिकली आप यहाँ पे अपने इनपुट्स की बात कर सकते हो, किसकी बात कर सकते हो, इनपुट्स की बात कर सकते हो। TP अपॉन इनपुट इज इक्वल टू AP हो जाता है, और MP का फॉर्मूला है MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, और N का लेवल होता है, बेसिकली N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ इनपुट को। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेवल ऑफ इनपुट को। दैट्स इट। ठीक है। बहुत बार MP का फॉर्मूला आपके सामने ये हो सकता है, डेल्टा TP, MP का बता रहा हूँ, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा इनपुट, समझ लीजिएगा। क्लियर। चलो भाई अब देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए यहीं पे समझिए। देखो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक शॉर्ट रन का लॉ है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक शॉर्ट रन का लॉ है, वो लॉन्ग रन का लॉ नहीं है। ठीक है। और शॉर्ट रन में कितने फैक्टर्स होते हैं, तो शॉर्ट रन में आपके सामने 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स फैक्टर और सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर। क्या होते हैं, शॉर्ट रन में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स फैक्टर और सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर। तो आपको यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप अपने फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को, क्या आप अपने फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली शुरुआत में एक तरफ TP, दूसरा आपका AP और तीसरा आपका MP। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, व्हाट, व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, एक मिनट, TP AP MP, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। जब आप शुरुआती प्रोडक्शन के दौर में आप अपने वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हो, क्या करते हो, वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हो, तो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में आपका TP इंक्रीज़ करेगा एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। आपका AP भी इंक्रीज़ करेगा और आपका MP भी इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीज़ करते करते पहुंच जाएगा ये मैक्सिमम पे। कहाँ पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे। ठीक है, अच्छी बात है। स्टिल अगर आप अभी भी अपने वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हो, अभी भी मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर को अगर आप फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हो, तो अब एक लेवल के जाने के बाद अब आपका TP इंक्रीज़ तो करेगा, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा, मतलब घटते हुए रेट से आगे बढ़ेगा। पहले क्या था
बढ़ तो रहा था, इंक्रीज तो कर रहा था, लेकिन इंक्रीजिंग रेट चाहे कर रहा था। अब इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट समझिए, जैसे मान लेते हैं आप कार चला रहे हो, ठीक है, तो पहले 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप यहाँ पे आगे भी बढ़ रहे हो और आपके बढ़ने की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मान लेते अभी आप चल रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, अब आप आगे 45 किलोमीटर पर आवर, अब आप आगे 40 किलोमीटर पर आवर, अब आप 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ, अब अपनी स्पीड घटाते जाओगे तो आप पीछे चले जाओगे क्या? अगर किसी के दिमाग में होगा हाँ तो भैया थोड़ा सा अपना दिमाग का इलाज करवा लीजिए, आप स्पीड घटा रहे हो, स्टिल आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपके बढ़ने का जो स्पीड है वो कम होगा, बट स्टिल आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले आपका टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम पे अगर आप सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करने लगोगे तो एक लेवल के बाद आपका टीपी इंक्रीज तो करेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, घटते हुए रेट से आगे बढ़ेगा और ये पहुंच जाएगा मैक्सिमम पे। कहाँ पे पहुंच जाएगा? मैक्सिमम पे। और एपी में क्या होगा? तो एपी बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच जाएगा? आपका मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, और आपका ये इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम पहुंचेगा। और जो आपका एमपी है ना, वो अब क्या करेगा? तो अब वो डिक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करते करते पहुंच जाएगा ज़ीरो पे। कहाँ पे पहुंच जाएगा? ज़ीरो पे, ठीक है। स्टिल आप नहीं प्रोडक्शन रोकते हो, अभी भी फिक्स में और वेरिएबल को ऐड करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, ऐड करते जा रहे। अब दिक्कत हो जानी है, टीपी जो बढ़ रहा था फर्स्ट में भी सेकंड में भी, रेट का फ़र्क था, अब कहेगा भैया हमसे ना हो पाएगा, घट जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। एपी कहेगा भाई हमसे नहीं हो पाएगा, घट जाएगा। और एमपी हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यही है पूरा का पूरा क्रक्स। अगर एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म की बात करें, एकदम एक सेंटेंस की बात करें, एक पैरा की बात करें, तो यहाँ पे कहते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that when more and more variable factor gets combined with the fixed factor, then initially TP increase from increasing rate, AP increases and MP also increases and reaches at its maximum. आप यहाँ पे AP को काट सकते हो, AP का तरीका नहीं अपना सकते हो, AP को नहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने पूरे स्टेटमेंट में, बट आप सिंपली कह सकते हो दैट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर गेट्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, देन TP इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड MP also increase and reaches at its maximum, and then MP increases at diminishing rate and MP reaches to 0, and then eventually or finally TP declines and MP becomes negative. यही है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब हम थोड़े से ग्राफ पे आते हैं, और देखो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ रखा हुआ भी है। चलो ग्राफ की बात हम बाद में करते हैं, हम पहले ये शेड्यूल देख लेते हैं। देखो भैया, ये है लेबर, ठीक है, यहाँ पे सपोजिट हम मान लेते हैं लैंड, ठीक है। लैंड का जो इनपुट है फिक्स है, मान लेते हैं 1 हेक्टेयर था तो 1 हेक्टेयर है, 1 एकड़ था तो 1 हेक्टेयर। ये पूरा का पूरा हर जगह पे क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। लेबर क्या करा? वैरी करा, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। देख रहे हो हम यहाँ पे वेरिएबल को फिक्स में क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। टीपी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, 100 से 210, 210 से 330। तो देखो 100 में कितना ऐड किया? 110 तो कितना हो गया? 210। 210 में कितना ऐड किया? तो 120 ऐड किया तो 330। बेसिकली जो आपका टीपी का रेट है ना, वो एमपी बताता है, ठीक है। तो आप देखो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद एक लिमिट पे जाके आपका जो टीपी है वो अभी भी इंक्रीज़ करे। देखो यहाँ पे 330 से 440 तो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा, लेकिन सवाल है कितना ऐड किया भैया? 110। लेकिन 210 से 330 में आपने कितना ऐड किया था? 120। तो जहाँ पे आपने 330 से, हाँ जी सही है, आपने कितना ऐड किया था? तो 120, और अब 120 के बाद कितना आप ऐड कर रहे हो? 110। तो आप इस लेवल तक, जो थर्ड लेवल है,
कहाँ पे है, जो थर्ड लेवल तक आप देख सकते हो कि आपका जो टीपी है वो इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन उसके बाद याद रख लीजिएगा, उसके बाद ये 9th और 10th के बीच में कहाँ पे पहुँच गया है, मैक्सिमम। तो ये था आपका फर्स्ट वाला स्टेज, ये था आपका सेकंड वाला स्टेज, और ये क्या था आपका थर्ड वाला स्टेज, जो कि शेड्यूल आपके सामने रखा गया है। एमपी देख रहे हो, फर्स्ट स्टेज में कहाँ पे पहुँच गए, मैक्सिमम पे, सेकंड स्टेज में घटने लगा है, थर्ड स्टेज में ये आपका 0 से नीचे आ गया है। क्लियर किया? तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है, जो कि आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का शेड्यूल भी माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से ग्राफ पे काम कर लेते हैं। देखो भैया, ये है इनका ग्राफ। ये हो गया टीपी, ठीक है, ये है आपके सामने एपी और ये है आपके सामने एमपी। ठीक है, आप देख रहे हो कि शुरुआत में टीपी इंक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, टीपी इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या कर रहा है, ये चेंज कर जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एमपी देखोगे तो एमपी ये वाला है, इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम पे पहुँच रहा है, फिर घटते हुए यहाँ पे जाके 0 हो जा रहा है, और उसके बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है। एपी इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम पे पहुँच जा रहा है, फिर ये क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है। तो ये आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का ग्राफ, जो कि आपके सामने 3 स्टेजेस बता रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका एमपी का जो सीन है वो चेंज हो रहा है और टीपी अपना रेट बदल रहा है, और इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, एच जो यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका जो टीपी है वो सबसे मैक्सिमम लेवल पे है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये था आपका फंडा। उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बाकी आप लाइन टू लाइन एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो ये था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसके 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, आप समझिएगा, इन हर स्टेज के पीछे कुछ कारण होता है। क्या होता है, हर स्टेज के पीछे कुछ कारण होता है। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा सोचो, अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे चीज़ों को समझाया जाए तो आप थोड़ा सा समझो। ठीक है, देखो भाई, कुछ बातें हैं, एक मिनट। देखो, मान लेते एक मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए लगभग आपको 5 लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, समझो ये कि एकदम नई मशीन, नई फैक्ट्री, हर चीज़ नया, आपने प्रोडक्शन शुरू की। अब आपने अगर प्रोडक्शन शुरू की है तो अब आपको लेबर्स भी हायर करने होंगे, तो मशीन क्या हो गया आपके लिए, फिक्स हो गया, और लेबर क्या हो गया आपके लिए, वेरिएबल हो गया। शुरुआत में आपने 1 लेबर लाया और 2 लेबर लाए, इन 2 लेबर की मदद से पूरी मशीन चल रही है। अब देखो, एकदम मशीन भी एकदम चकाचक नई, लेबर भी एकदम तेज़ तरार नए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ नहीं कर रहे, एकदम काम कर रहे, एकदम मज़े से काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपका मशीन नया है, लेबर में भी कुछ पंगे नहीं हो रहे। ठीक है, लेबर थोड़ा सा कम है, बट आपका प्रोडक्शन एकदम हाई पे होगा, क्योंकि सबका मोराल हाई है, एकदम हर चीज़ नई है। तो इसलिए टीपी एकदम इंक्रीज़ करेगा काफ़ी तेज़ी से, इंक्रीजिंग रेट से। धीरे धीरे अब एक लेबर लेके आओगे तो 2 पुराने 1 नए, जानते हो ना, एक सिस्टम जब सेट हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो आपने एक और को लेके आ गए, तीसरा हो गया। ठीक है, अब एक और को लेके आ गए, चौथा हो गया। अब एक और को लेके आ गए, 5वां हो गया। अब धीरे धीरे इनके बीच में ना प्रॉब्लम शुरू होगी। क्या होगी, इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू होगी। प्रॉब्लम शुरू होगी, मशीन भी थोड़ा पुराना हो चुका होगा, मशीन की भी थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ शुरू हो जाएंगी। तो आपका ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बट एकदम मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। लेबर कितना, सॉरी, मशीन कितना, 1, लेबर कितना मांगता था, 5, आ कितने गए, 5। मतलब अब फिक्स और वेरिएबल का जो एक स्टैंडर्ड रेशियो उसको आपने अचीव कर लिया, लेकिन पहले में आपने अचीव नहीं किया था। फर्स्ट में आपका जो फिक्स फैक्टर था अंडर यूटिलाइज था ना, क्योंकि आपके मशीन को कितना लेबर चाहिए था, 5, आपके पास कितने थे, 2। तो फर्स्ट फेज में जो आपका फिक्स फैक्टर था वो अंडर यूटिलाइज था, लेकिन सेकेंड फेज में
आपका फिक्स और फैक्टर का जो ऑप्टिमम रेशियो है वो मिल चुका है और फिक्स आपका ऑप्टिममली यूटिलाइज हो चुका है और वेरिएबल भी आपको जितना चाहिए था उतना मिल गया है, ठीक है, और आपका आउटपुट भी मैक्सिमम लेवल पे जा चुका है। अब मान लेते हैं थोड़ा सा पंगा होने लगा। अब आपने इन सोचा कि भाई ये सब एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसमें ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर, आप एक मैनेजर लेके आ जाओ, ठीक है, जो इन सबको मैनेज करेगा, ठीक है। अब जब इन सबको मैनेज करने के लिए आपने एक मैनेजर लेके, तो सबके पंगे भाई चढ़ गए कि भाई तू कल का आया है, हमारे को मैनेज कर रहा है, कौन होता है तू, हमने शुरुआत से काम किया, हमने 1 साल के बाद काम किया, हमने 3 साल के बाद काम किया, तू अभी आया, ये सब होने लगा पंगा, ठीक है। अब हो गए इन सब में एकदम खूब लड़ाई पिटाई, मशीन का ही पंगा हो गया, किसी ने मशीन के हैंडल तोड़ दिए हैं, तो कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट, बड़े पंगे हो गए भाई यहाँ पे। आपने एक लेबर एक्स्ट्रा भी मतलब को बढ़ा दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, कभी रुक गया, कभी आउटपुट आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो फिक्स है ना वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है भाई, और अब आपने बेमतलब का वेरिएबल भी बढ़ा लिया है, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो अब आपका जो आउटपुट होगा वो घटने लगेगा और नेगेटिव जोन में आ जाएगा। अब बेसिक सा सवाल है आपसे, फर्स्ट स्टेज में फिक्स और वेरिएबल का जो एक स्टैंडर्ड रेशियो था अचीव नहीं हुआ और फिक्स अंडर यूटिलाइज था, वेरिएबल भी इतना चाहिए था नहीं था, बट आउटपुट एकदम तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। सेकेंड स्टेज में फिक्स और वेरिएबल जितना चाहिए था उतना आ गया, फिक्स और वेरिएबल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और आउटपुट जितना हो सकता है तो मैक्सिमम तक पहुंच गया, ठीक है। थर्ड स्टेज में खूब पंगे हुए भाई, आपने ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया। तो फर्स्ट स्टेज में अंडर यूटिलाइज है, सेकेंड स्टेज में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है और थर्ड स्टेज में ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपसे सिंपल सा सवाल है, कौन से स्टेज को चाहोगे, कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहोगे, कौन से स्टेज में बने रहना चाहोगे, बताओ ज़रा। अगर जवाब आ रहा है फर्स्ट और अगर जवाब आ रहा है थर्ड, तो आपका जवाब गलत है। एक्चुअली स्टेज ऑफ ऑपरेशन किसे माना जाता है, सेकेंड स्टेज को। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या प्रॉपर या फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड और जो वेरिएबल फैक्टर है उनके बीच में एक ऑप्टिमम रेशियो, जो ऑप्टिमम स्टैंडर्ड है, दोनों का कंपैटिबिलिटी जो है, एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन जो मेंटेनेंस प्रोपोर्शन में वो काम करे, ऊपर से आपका जो आउटपुट है वो भी क्या है, मैक्सिमम है। तो इसलिए स्टेज ऑफ ऑपरेशन किसे माना जाएगा, सेकेंड स्टेज को। याद रख लीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है उसको स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है, जो सेकंड स्टेज है उसको स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है, और जो थर्ड स्टेज है उसे स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न उसे कहा जाता है। तो चलिए, ये थी आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कहानी, मल्टीपल स्टेजेस के बारे में, जिन स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया। आपसे गुजारिश है कि हर स्टेज को थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और स्टेज ऑफ ऑपरेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेकेंड स्टेज है वही स्टेज ऑफ ऑपरेशन माना जाता है। क्लियर क्या? तो चलिए, इस कहानी में आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम रिटर्न्स टू स्केल मतलब लॉन्ग रन के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बी सेफ, स्टे ट्यून।